द स्कॉलर जिप्सी जो कि मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा लिखी गई है। आइए इस वीडियो में बात करते हैं हम इसी पोइट्री के बारे में, और ये एक पास्टोरल एलेजी है। तो आइए शुरू करते हैं। द स्कॉलर जिप्सी इज़ ए पोएम रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। ये एक कविता है जो कि इसको मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा लिखी गई है। इट वॉज रिटन इन 1853। इसको 1853 में लिखा गया था। इट वॉज बेस्ड ऑन 17th सेंचुरी ऑक्सफोर्ड स्टोरी फाउंड इन जोसेफ ग्लैनविल्स द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। देखिए, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग एक बुक है जो कि 1661 में लिखी गई थी। उसी में जोसेफ ग्लैनविल की जो ये बुक थी उसी स्टोरी पर आधारित है ये द स्कॉलर जिप्सी की, जो इसमें स्टोरी जो है इंटायर स्टोरी इसकी है। इट हैज़ ऑफ्टन बीन कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पोएम्स ऑफ आर्नल्ड। आर्नल्ड की गिनी चुनी पॉपुलर पोएम्स में इसको एक कहा जाता है। इट इज़ रिगार्डेड एज एन एलेजी। इसको एक एलेजी के तौर पर जो है या फिर ए टोपोग्राफिकल पोइट्री भी इसको कहा जाता है, या कभी कभी लोको डिस्क्रिप्टिव पोइट्री भी कहा जाता है। आप सिंपली इतना याद रखें, या इट इज़ रिगार्डेड एज एन एलेजी या ए पास्टोरल एलेजी। पास्टोरल मतलब देहाती होता है, यानी ये चूंकि इसमें देहात के गांव के दृश्य का वर्णन है, इसी कारण से इसको ऐसा कहा जाता है। एलेजी इसलिए भी क्योंकि इसका अंत दुखद है। ये वास्तव में एक शोक में ये दुख गीत है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। एलेजी का अर्थ भी शोक गीत होता है। आगे बढ़े। द स्पीकर ऑफ द स्कॉलर जिप्सी डिस्क्राइब्स ए ब्यूटीफुल रूरल सेटिंग। रूरल सेटिंग मतलब क्या होता है, यानी जो इसमें दृश्य जो दिखाया गया है, जिस माहौल में कविता को इसमें जो सिचुएशन दी गई है, इसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं जैसे पहाड़, पर्वत, जंगल, ये सब एक रूरल यानी देहाती सेटिंग, ग्रामीण सेटिंग है इसकी। विच इज़ सिचुएटेड नियर द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इसके सेटिंग यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द ही है। ही वॉचेज द शेफर्ड, वो गड़ेड़ियों को देखते हैं। गड़ेड़िया किनको कहते हैं? जो भेड़ चराते हैं। एंड रीपर्स, और फसल काटने वाले। वर्किंग अमॉन्ग्स्ट द फील्ड, अमॉन्ग द फील्ड, यानी खेत के बीच काम करते हुए उनको देखते हैं। देन ही टेल्स द शेफर्ड, और वो शेफर्ड से कहते हैं दैट ही विल रिमेन देयर अंटिल द सन सेट्स, कि वे वहां रहेंगे जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता। ही एंजॉयज द सीनरी एंड वॉचेज द टावर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, वहां से वो ऑक्सफोर्ड के टावर्स को भी देखते हैं। वैसे वो नेचुरल साइट को एंजॉय करते हैं ज़्यादा। द पोएम टेल्स द फेमस स्टोरी बाय जोसेफ ग्लैनविल। ये जोसेफ ग्लैनविल की जो फेमस बुक है उसी की कहानी को बताती है यह कविता। इन विच ए स्टूडेंट लीव्स हिज स्टडीज, यानी जिस कहानी में जोसेफ ग्लैनविल के कहानी की बात करें, जो बुक है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उसमें जो कहानी बताई गई है कि एक स्टूडेंट जो है छोड़ देता है, यूनिवर्सिटीज को छोड़ देता है, अपनी स्टडी को छोड़ देता है टू ज्वाइन ए बैंड ऑफ जिप्सीज, जिप्सीज के बैंड को ज्वाइन करने के लिए। अब ये जिप्सी क्या होता है? जिप्सी को हिंदी में घुमंतू कहा जाता है, यानी जिसका कोई अस्थाई घर नहीं होता। और देखिए, वास्तव में ये बैंड ऑफ जिप्सीज को ज्वाइन करने आखिर छोड़ा क्यों इसने पढ़ाई? तो इसकी कहानी के पीछे, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता दूं। हुआ यूं कि जो स्कॉलर था उसने सुना कि जिप्सीज में एक ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि वो फ्यूचर को बता सकते हैं। दे आर लाइक फॉर्चून टेलर्स, वो भविष्य बताने वाले होते हैं। इसी कारण से वो भी यह गुण सीखना चाहता था, ये कला सीखना चाहता था। इसी कारण से उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर बैंड ऑफ जिप्सीज को ज्वाइन करने की सोची। हिज प्लान वॉज टू रिमेन विद द जिप्सीज, मतलब उनकी योजना क्या थी कि वो जिप्सीज के साथ ही रहेंगे अंटिल ही लर्नड एवरीथिंग ही कुड, जब तक वो सब कुछ सीख ना जाए। एंड देन ही वांटेड टू टेल दीज सीक्रेट्स टू द वर्ल्ड, और इस रहस्य को वो पूरी दुनिया को बताना चाहते थे। When he asks the people, जब वो ढूंढने जाते हैं, उसको ढूंढने के लिए, जिप्सीज को ज्वाइन करने के लिए ढूंढने जाते हैं, तो जब लोगों से पूछते हैं, दे ऑल क्लेम दैट, वे सभी कहते हैं, एक तरीके से दावा करते हैं, दैट दे हैव सीन इन द बर्कशायर्स, कि उन्हें बर्कशायर में देखा है, एंड मूर्स, और खाली जगहों में देखा है, बंजर भूमि में देखा है। ही कीप्स वॉन्डरिंग, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ऑल द प्लेसेस नियर बाय, आसपास की जगह को। बट ही नेवर फाइंड्स द जिप्सीज, कभी भी नहीं मिलता उन्हें। व्हेन ए लॉन्ग टाइम पासेस, जब एक लंबा समय, लंबा वक्त बीत जाता है, इवन देन ही डज नॉट बिलीव दैट द स्कॉलर जिप्सी कुड हैड डाइड, उन्हें फिर भी विश्वास नहीं होता कि ये जिप्सीज मर सकते हैं। द स्पीकर फिनिशेस बाय इम्प्लोरिंग,
प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए इसको फिनिश करते हैं, दैट द स्कॉलर जिप्सी अवॉइड्स एवरीवन हु गिव्स इन्फ्लेक्टेड। मतलब क्या, वो सभी को अवॉइड करते हैं जो कि अपनी बातों को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जिप्सी चाहते नहीं कि ये टैलेंट सब तक पहुंचे, और ये काम ये करना चाहते हैं, इसी कारण से उनसे उनकी मुलाकात नहीं होती है। थ्रू आउट द पोएम, कविता, पूरी कविता में एर्नोल्ड एक्सप्रेसेस हिज सिग्नेचर फीलिंग्स, उसकी जो भावनाएं हैं अलॉन्ग विथ सिग्नेचर थीम्स, इनकी जो हमेशा सिग्नेचर थीम क्यों, सिग्नेचर फीलिंग क्यों कहा गया है, यानी हर कविता में उनकी यही भावना, यही थीम होती है। द पोएम इज ऑल अबाउट द डिप्रेसिंग मोनोटोनी, यानी निरस्ता, यानी जो मोनोटोनस लाइफ जो होता है, स्टडी से वो ऊब चुका था, इसी कारण से उसने स्टडी छोड़ दी, कुछ अलग करने की सोची। एंड टॉयल ऑफ रिसेंट लाइफ, और जो परिश्रम जो होता है लोगों का, जो वो हमारे जो पूर्वज थे वो कितना मेहनत किया करते थे, वो भी दिखाता है। ऑल्दो इट मेक्स हिज पोएम यूनिक एंड रिमार्केबल, और यही कारण है वैसे तो, इसी कारण से यह कविता उल्लेखनीय है अपने आप में और अद्वितीय भी है। There are actually two levels of the storytelling. स्टोरी दो स्तर पर कही गई है in this poem. The one deals with life of the scholar gypsy. पहली तो ये कि स्कॉलर जिप्सी के लाइफ के बारे में है, and the another is about the impression which is left on the speaker by the singular character of the poem. और दूसरी ये कि कवि ये बताते हैं कि उस स्कॉलर का क्या इंप्रेशन रहा इनके लाइफ पर, क्या प्रभाव रहा उनका। Both the levels of story have the same message. एक ही कहानी है विच इज escaping फ्रॉम द मॉडर्न लाइफ, और कहानी का मकसद क्या है, बाहर निकल जाना मॉडर्न लाइफ से, यानी आधुनिक जीवन जो है। अर्नल्ड आफ्टन क्रिटिसाइजेज मॉडर्न लाइफ, वो हमेशा अपनी कविताओं में मॉडर्न लाइफ को क्रिटिसाइज करते आए हुए हैं, उनकी आलोचना करते आए हैं, निंदा करते आए हैं। His choice of words suggests that, उनकी शब्दों से पता चलता है जो उन्होंने यूज किया है, he does not like modern लाइफ स्टाइल, कि उनको आधुनिक, यानी उनको जो है आधुनिक जीवन पसंद नहीं है। ही यूजेज द वर्ड डिजीज टू डिस्क्राइब द मॉडर्न लाइफ स्टाइल, यानी मॉडर्न लाइफ स्टाइल को उन्होंने डिजीज वर्ड से बताया है, यानी बीमारी बताया है एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल को, यानी आधुनिक जीवन शैली को। ही सेज इट इज ए कंटेजियस डिजीज, यह एक संक्रामक बीमारी है, विच इन्फ्लुएंसेस अस एट वंस, जो कि हमें जल्दी ही हम पर असर कर जाता है। इवन इफ ए पर्सन ट्राइज टू अवॉइड फ्रॉम मॉडर्न लाइफ स्टाइल, यानी एक व्यक्ति यदि चाहे भी कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल से खुद को वो अलग कर ले, ही कांट डू सो, वह ऐसा नहीं कर सकता। द पोएट डिस्कसेस द लाइफ ऑफ कंट्रीमैन, उसमें उन्होंने लोगों के, गांव के लोगों के जीवन के बारे में भी बताया है। इट रिप्रेजेंट्स द इनर कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएट, कवि के अंदरूनी सोच को भी बताता है। इट आल्सो सीम्स फ्रॉम द व्यूज ऑफ द पोएट, कवि के विचारों से यह भी लगता है दैट ही डिड नॉट लाइक द मॉडर्नाइजेशन, कि उन्हें आधुनिकीकरण बिल्कुल पसंद नहीं है। ही ऑलवेज वांटेड टू एस्केप फ्रॉम हिज अर्बन लाइफ, वो हमेशा अपनी शहरी जीवन से बाहर निकलना चाहते थे, ऐसा लगता है। अब इसके थीम की बात कर लें तो सबसे पहली इसकी थीम है ऑनवी। ऑनवी पढ़ा जाता है इसको, इसका मतलब होता है ऊब, उबाऊपन। एंड बोर्डम, वही हो गया, दोनों का मतलब वही हो गया, एनवी, ऑनवी एंड बोर्डम इसका मेन थीम है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द पोएम द स्कॉलर जिप्सी इज एनवी एंड बोर्डम बाय मॉडर्न लाइफ, यानी आधुनिक जीवन से जो हमारे अंदर जो बोर्डम, जो ऑनवी आ जाती है, उबाऊपन जो आ जाता है। द नैरेटर ऑफ द पोएम फाइंड्स द लैक ऑफ एक्साइटमेंट, वो देखते हैं कि आधुनिक जीवन जो जी रहे होते हैं उनके जीवन में एक्साइटमेंट, यानी उनके जीवन में उत्साह, उत्सुकता, यानी खुशी की कमी होती है। एंड इंस्पायरेशन, और वो इंस्पायर्ड भी नहीं होते कुछ अलग करने के लिए इन द एवरीडे मॉडर्न लाइफ। ही सेज दैट एवरीबडी इज टायर्ड देयर माइंड एंड बॉडी, यानी हर कोई थक चुका है शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। द नरेटर एडमायर्स द स्कॉलर जिप्सी, स्कॉलर जिप्सी की प्रशंसा भी करते हैं फॉर बीइंग एबल टू फाइंड रिलीज फ्रॉम द मॉडर्न लाइफ, मतलब स्कॉलर जिप्सी को अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम वो इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल से बाहर तो निकला। हियर, इस कविता में द पोएट हैज पुट हिज एफर्ट्स, उसने अपने प्रयास लगाए हैं, अपने वहां पर पुट हो जाएगा। द पोएट हैज पुट हिज एफर्ट्स टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक समूह के लोगों को लोगों के समूह के बारे में बताना चाहा है थ्रू जिप्सीज के जरिए। देयर आर द पीपल हु डू नॉट फॉलो मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ लाइफ, मतलब ये उन लोगों के बारे में है जो कि इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ लाइफ को फॉलो नहीं करते, जिनको मॉडर्न लाइफ पसंद नहीं है। दे जस्ट स्पेंड देयर टाइम बाय वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, जो अपना जीवन बस यहाँ वहाँ घूम कर बिता देते हैं। एंड रीडिंग द माइंड ऑफ पीपल, और वो लोगों के मन को भी पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं।
अब नेचर की बात कर लें, क्योंकि नेचर को एज रिलीज फ्रॉम मॉडर्न लाइफ, इसको नेचर को देखा जाता है कि मॉडर्न लाइफ से बाहर निकलने का एक जगह। अनदर इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम इज नेचर which helps us escaping from the modern life, जो हमारी मदद करता है मॉडर्न लाइफ से बाहर जाने में। एट वेरी बिगिनिंग, शुरुआती में कविता में देखें तो ऑफ द पोएम द नरेटर हैज डिस्क्राइब्ड शेफर्ड, गरेडियों को उसने दिखाया है, एट ए पास्चर स्टॉक्स ऑफ फ्लावर्स, एक ऐसी पास्चर यानी जगह पर जहाँ पर कुछ फ्लावर्स भी हैं, सेड हिम फ्रॉम द सन, जो कि उसे सूर्य से बचाते हैं, एंड द टावर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड आर ए डिस्टेंट, और कुछ दूरी पर वहाँ से टावर ऑफ ऑक्सफोर्ड भी है, यानी उसकी बड़ी बड़ी इमारतें जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हैं। दीज टावर्स आर द सिंबल ऑफ अगलीनेस, वो कुरूपता को दिखाते हैं, एंड अनवांटेड इंट्रूजन, और ये बेकार के हस्तक्षेप ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो कि आधुनिक जीवन के हैं, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं कवि। लेटर, बाद में, द नरेटर बिलीव्स दैट, लेखक ये बात मानते हैं, विश्वास करते हैं, द स्कॉलर जिप्सी रियली एग्जिस्ट, की वास्तव में ये एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं, दे हैव ए फ्री फिटर एंड बेटर लाइफ, उनका जीवन स्वतंत्र होता है, बेहतर होता है और बहुत ही अच्छा होता है इन नेचर, प्रकृति में। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द फ्रीडम ऑफ लाइफ, यह जीवन की स्वतंत्रता को भी दिखाता है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले एग्जिस्ट करती थी, जो धीरे धीरे अब खत्म हो चुकी है। और कुछ थोड़ा और देखा जाए तो नेचर एज एन इंस्पायरेशन, प्रकृति से हमें बहुत कुछ प्रेरणा भी मिलती है। प्रकृति हमें हमेशा, कहा जाता है ना, देयर इज नो टीचर ग्रेटर देन नेचर, यानी प्रकृति से अच्छा गुरु कोई नहीं। ए रिलेटिव थीम ऑफ दिस पोएम इज द इंस्पायरेशन विच वी गेन फ्रॉम नेचर, जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो इंस्पायरेशन। He believes that the scholar gypsy is able to receive divine inspiration from nature, वो इस बात को भी मानते हैं कि स्कॉलर जिप्सी को जो इंस्पायरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वो नेचर से ही मिलती है। द नेचर इंस्पायर्स हिम एंड ही इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस, यानी नेचर से उनको इंस्पायरेशन मिलती है और वो हमें इंस्पायर करते हैं नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए। द नरेटर ऑल्सो सेज दैट द पीपल हु लिव विथ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, यानी जो लोग आधुनिक जीवन जीते हैं, हैव नथिंग इन रियलिटी, वास्तव में उनके पास कुछ नहीं होता। वॉट एवर दे पजेस, जो भी उनके पास होता है, इट्स शॉर्ट लिव्ड, वो क्षणभंगुर होता है, एंड टेम्पररी, और अस्थायी होता है। दे हैव नथिंग विच इज लॉन्ग लास्टिंग, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता जो कि लॉन्ग लास्टिंग यानी अस्थायी रूप से हो, परमानेंट हो। दस इस प्रकार द ऑथर हैज ट्राइड, कवि ने कोशिश की है, टू डिफरेंशिएट, अंतर बताने की, अंतर स्पष्ट करने की, एंड कंपेयर, और तुलना करने की, द लाइफ ऑफ कंट्रीमैन, गांव के लोगों के जीवन की, एंड द पीपल ऑफ अर्बन एरिया, और शहरी जीवन के, शहरी लोगों के, जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं उनके जीवन की, दोनों की तुलना करी है। हु हैव प्राइड दैट, जिनके पास घमंड होता है, जिनको गुमान होता है, दैट दे आर लिविंग ए बेटर लाइफ, यानी वास्तव में उनका जीवन अच्छा होता नहीं, लेकिन वे मानते हैं कि उनके पास सारी सुख सुविधाएं, ऐसो आराम है, वे बेहतर जीवन जी रहे हैं। द पोएम इज ऑल्सो ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड इट्स ब्यूटी, यानी कविता जो है नेचर की भी एक बहुत ही अच्छी डिस्क्रिप्शन, एक विवरणी देता है, हमें जानकारी देता है कि नेचर हमें किस हद तक रिलीफ महसूस करा सकता है, रिलैक्स फील करा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।